हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज हम बात करने जा रहे हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे होती है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का। इस पाथवे को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेटिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। ओके, ये दो तीन नाम होती है, इन नामों से भी इस पाथवे को जाना जाता है। ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होती है, इसमें जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यदि ग्लाइकोलिसिस में इंटर करता है तो उसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। और यदि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का दूसरा वे है, यदि वो पीपीपी में इंटर करता है, यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में इंटर करता है, तो वहाँ पर कोई भी एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, ये जो पाथवे होती है, इसमें एक अलग तरीके से हम इस पाथवे को कवर करेंगे। ओके, इसमें कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये जो पाथवे होती है, इसमें प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज किया जाता है। और ये जो पाथवे होती है, ये दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है, या दो फेसेस में कंप्लीट होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेस और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। ओके ओके, जो ऑक्सीडेटिव फेस होता है उसमें NADPH का प्रोडक्शन होता है, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस होता है उसमें कार्बन का इंटर कन्वर्जन होता है। किस तरीके से NADPH का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से कार्बन का इंटर कन्वर्जन होता है, वो हम आगे उसके पाथवे में देखेंगे। ये जो पाथवे होती है, इस पाथवे का सबसे मेन एम क्या होता है? इस पाथवे का सबसे मेन एम या मेन पर्पस होता है कि इसमें इस पाथवे के थ्रू फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस इस पाथवे में होता है। ओके, इस पाथवे में क्या बनता है? NADP से क्या बनता है? NADPH का प्रोडक्शन होता है, जो कि ये सारे फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन का क्या होता है? बायोसिंथेसिस होता है। ओके, तो इस तरीके से ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे जो होती है वो दो फेसेस में कंप्लीट होता है। ओके, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेस और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस। जो ऑक्सीडेटिव फेस होता है, उस ऑक्सीडेटिव फेस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या बनता है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड बनता है। उसके बाद ये जो 5 कार्बन कंपाउंड बनता है, ये वापस से क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो पहले हम ऑक्सीडेटिव फेस को देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेस में कौन कौन सा यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। ओके, ऑक्सीडेटिव फेस में क्या क्या बन रहा है और क्या क्या यहाँ से निकल रहा है। तो जब हम ऑक्सीडेटिव फेस की बात करेंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज यहाँ पर होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या होगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेंगे, और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेंगे तो उसमें उसके बीच में क्या बनेंगे? NADPH का फॉर्मेशन होगा। उस तरीके से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से जब क्या बनेगा? राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पर ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है? एक मॉलिक्यूल कार्बन का यहाँ पर लॉस हो जा रहा है, जो कि CO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल रहा है। और इस स्टेप्स में भी क्या होगा? NADP से क्या बनेगा? NADPH बनेगा। ओके, तो ये है ऑक्सीडेटिव फेस। तो ऑक्सीडेटिव फेस में क्या बनेगा? NADPH का फॉर्मेशन होगा। और ये जो NADPH होगा, इस NADPH का यूज किस तरीके से करेंगे? ये जो NADPH बना है, ये एक रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूज होगा। जैसे कि इससे पहले हम लोग बात किए कि फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होगा, कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस होगा, और स्टेरॉइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस होगा। तो ये जितने भी बायोसिंथेसिस या रिडक्टिव बायोसिंथेसिस पाथवे यहाँ पर चलेगी, उसके लिए NADPH का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से इस तरीके से जब हम पढ़ेंगे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस और स्टेरॉइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस, तब आप देखेंगे वहां पर कि NADPH का यूज किस तरीके से हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीडेटिव फेस होता है, उसमें जो NADPH बनता है, उस NADPH का यूज किस तरीके से या किस पर्पस में हो रही है। जब NADPH जो बनता है, उस NADPH का एक और यूज होता है। जैसे सेल में क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अगेंस्ट में क्या करता है? ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो ग्लूटाथियोन होता है,
ग्लूटाथियोन क्या करता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ब्रेक डाउन से क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, और उसी वाटर मॉलिक्यूल का यूज सेल करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, टूट जाता है। किसके केस में, ग्लूटाथियोन क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है, वहां से दो H+ लेकर के ये ऑक्सीडाइज स्टेज में है, और ये क्या होता है, दो ऑक्सीजन को लेके क्या होता है, ये रिड्यूस हो जाए, दो हाइड्रोजन को लेके ये रिड्यूस हो जाता है, और उसमें ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीडेटिव फेज का क्या है, एडवांटेज होती है इस तरीके से। अब क्या होगा, ये हो गया ऑक्सीडेटिव फेज। अब हम बात करेंगे, और जो ऑक्सीडेटिव फेज में जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। ओके, और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है उसमें नॉन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होती है। ओके, हम बात करेंगे। और क्या होता है, ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट होती है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये 5 कार्बन कंपाउंड से फिर वापस 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है। तो किस तरीके से होगा, इसको हम जो पाथवे होती है उसमें जो मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म हम कवर करेंगे। ओके, तो ये एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेस होती है जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम आते हैं। जैसे मोस्टली आप लोग यहाँ पर हम बात करते हैं जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम होती है, जैसे कि अगर हम ऑक्सीडेटिव फेस में जो एंजाइम होता है अगर उसकी बात करेंगे तो जैसे डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जितनी, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम होती है, वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होती है। और यदि नॉन ऑक्सीडेटिव फेस की बात हम करेंगे तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस एल्डोलेज, उसके बाद इपीमेरेज, आइसोमेरेज, जितने सारे भी एंजाइम आते हैं ये नॉन ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं। ओके, तो इस कैटेगरी में इसको दो फेस में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, जो राइबोलोज 5 से क्या बनता है, ये 5 कार्बन का शुगर बनता है, जैसे राइबोस 5 फॉस्फेट। ये राइबोस 5 फॉस्फेट क्या क्या बना सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड की जरूरत कब पड़ता है, जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी न्यूक्लियोटाइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। इस तरीके से राइबोस 5 फॉस्फेट क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, कोएंजाइम बनाते हैं, कोएंजाइम जैसे कि एफएडी हो गया, एनएडी हो गया। तो इस तरीके से डीएनए, आरएनए, तो राइबोस 5 फॉस्फेट का बहुत सारा यूज है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से होंगे, कोएंजाइम किस तरीके से बनेंगे, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से होंगे, अलग मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में हम समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इसमें ये याद रखना है कि ऑक्सीडेटिव फेस में कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और ऑक्सीडेटिव फेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का यूज किस तरीके से हम कर रहे हैं। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में जो बन रहा है, जैसे नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में राइबोस 5 फॉस्फेट बन रहा है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट से फिर वापस क्या बन रहा है, आपका 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। तो इसमें क्या होता है, इंटर कार्बन का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है, और इंटर कन्वर्जन होता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से होंगे उसका मैकेनिज्म हम आगे जो उसका पाथवे होती है उस पाथवे में समझेंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेटिव फेस और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस दोनों यहाँ पर कवर हो रही है। और ऑक्सीडेटिव फेस में कौन कौन से यहाँ पर चीज बन रहे हैं, जैसे कि अब NADH बन रहा है, और NADPH बन रहा है, NADPH का यूज किस तरीके से हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो ये है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में हम समझेंगे कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस तरीके से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इस पूरे पाथवे को हम कवर कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज, इस पाथवे का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और यहाँ पर हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 6 मोल लेके चल रहे हैं। ओके, 6 मोल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को लेके चल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कितना कार्बन का यूज हो रहा है। ओके, ग्लूकोज का 6 मोल हम इसीलिए ले रहे हैं या 6 मोल इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इस पूरे पाथवे को हमको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए हम यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूज कर रहे हैं। तो टोटल 6 मोल क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, और ये कितना कार्बन का है, 6 कार्बन। तो टोटल यहाँ पर 36 ऑफ कार्बन हो जाएगा। तो 36 कार्बन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उस पूरे मैकेनिज्म में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होती है। इससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये 6 मॉलिक्यूल क्या बने हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बने हैं, जो कि कितने कार्बन का है, अभी भी यहाँ पर 36 कार्बन का है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है
तो ये 6 मॉलिक्यूल 6 NADPH का यूज होता है और 6 क्या बनता है 6 मॉलिक्यूल NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ओके, क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट तक ये क्या है ऑक्सीडेटिव फेस है, तो इसमें जितने भी एंजाइम इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या है ऑक्सीडेटिव फेस के एंजाइम्स होती है। ओके, ये क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होती है। उसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से क्या बनेंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होती है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 कार्बन का लॉस होगा CO2 के फॉर्म में। ओके, तो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बनेगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और इसमें क्या क्या बनेंगे, इसमें भी 6 NADP का यूज होगा और 6 मॉलिक्यूल NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से 6 मॉलिक्यूल कार्बन का क्या होगा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ CO2 के फॉर्म में। ओके, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो कि अगेन क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो है हमारा ऑक्सीडेटिव फेज। ओके, आगे जितने भी प्रोसेस चलने वाले हैं वो है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें कि कार्बन का क्या होता है इंटर कन्वर्जन होता है या कंडेंसेशन की रिएक्शंस होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसमें 2 एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस और दूसरा है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो ये 2 एंजाइम्स होते हैं आपका ऑक्सीडेटिव फेज में। आगे जितने भी एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के एंजाइम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि देखिए यहाँ पर क्या है 36 कार्बन कंपाउंड थे अब तक। अब यहाँ पर कितना कार्बन हो गया है, यहाँ पर 6 मोल लेके चल रहे हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, और यहाँ पर 5 कार्बन का है, तो टोटल 30 कार्बन का यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये जो 30 कार्बन है इसी 30 कार्बन को हम अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, किस तरीके से इसका कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, किस तरीके से कार्बन का इंटर कन्वर्जन होता है, वो आगे हम इस पाथवे में फॉलो करेंगे। ओके, तो इसमें जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट 2 कंपाउंड में डिवाइड होता है। पहला है आपका राइबोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होती है, और दूसरा है जाइलोलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होती है। तो जो राइबोज 5 फॉस्फेट होती है, राइबोज 5 फॉस्फेट जब बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट से, तो इसमें जो एंजाइम का यूज होता है वो है आइसोमेरेज एंजाइम। ओके, क्योंकि जो राइबोज 5 फॉस्फेट और रेबुलोज 5 फॉस्फेट होती है ये एक दूसरे के क्या है आइसोमर होते हैं। और उसी तरीके से राइबोलोज 5 फॉस्फेट से जब जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बनता है तो इसमें इपीमेरेज एंजाइम का यूज होता है। ओके, इपीमेरेज एंजाइम का यूज होता है। तो ये 2 एंजाइम है, ये जो 2 एंजाइम है ये इसमें क्या होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के बाद जहां तक जितने भी एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है ये सब क्या है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के एंजाइम्स होते हैं। ओके, इस तरीके से राइबोलोज 5 फॉस्फेट सबसे पहले राइबोलोज 5 फॉस्फेट से क्या क्या बने हैं राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट। कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट बना है, तो ये कितना कार्बन का हो जाएगा 10 कार्बन यहाँ से हुआ है, टोटल 5 दूनी 10 कार्बन यहाँ पर ये अरेंज हुआ है, और 4 मॉलिक्यूल जाइलोलोज 5 फॉस्फेट यानी कि 20 कार्बन का अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है। तो टोटल ये 20 कार्बन का जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और 10 कार्बन का क्या बने हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। टोटल कितना कार्बन हो गया 30 कार्बन का अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ है। ओके, आगे देखेंगे, आगे जो 2 स्टेप्स हो रही है, जो आगे की जो 3 स्टेप्स हो रही है एक्चुअल में उसमें कंडेंसेशन की रिएक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं कंडेंसेशन की मतलब राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोलोज 5 फॉस्फेट आपस में क्या होगा कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद फिर वापस 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल राइबोज और यहाँ से जाइलोलोज जो 5 फॉस्फेट है उसका 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट आपस में कंडेंस होगा, और जब आपस में कंडेंस होगा तो ये 2 कंपाउंड में फिर से चेंज हो जाएगा। पहला कंपाउंड है ग्लिसरील्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 2 मॉलिक्यूल है, और 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा यहाँ पर सीडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट। ओके, सीडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट। तो आप देख सकते हो कि 5 कार्बन से 3 कार्बन कंपाउंड भी बन रहा है और 7 कार्बन कंपाउंड भी बन रहा है। तो और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसमें 4 कार्बन कंपाउंड भी बन रहा है। तो कार्बन का इंटर कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है, और कंडेंसेशन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि कंडेंसेशन नहीं होगा तो ये 3 कार्बन और 7 कार्बन और 4 कार्बन में चेंज
नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो किस तरीके से 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 5 कार्बन कंपाउंड किस तरीके से 3 कार्बन और 7 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ज़ैलूलोज का कितना मॉलिक्यूल है, 4 मोल है। तो 4 मोल में से 2 मोल यूज हुआ है, बचा हमारे पास 2 मोल और है। ओके, तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले 2 मोल का यूज इस तरीके से हुआ है और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल राइबोस का यूज हुआ है। अब इन दोनों के कंडेंसेशन में जो एंजाइम हेल्प करता है उसका नाम है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। ओके, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम के हेल्प से ये ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है और जो सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट होती है वो 7 कार्बन कंपाउंड होती है, जो कि 2-2 मॉलिक्यूल में बना है। यहाँ पर काउंट कर लेते हैं कितना कार्बन हुआ है टोटल। इसमें 6 कार्बन यहाँ पर यूज हुआ ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के फॉर्म में और 14 कार्बन यानी कि 14 कार्बन का यूज हुआ सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट के फॉर्म में। तो कितना हुआ यहाँ पर टोटल 20 कार्बन का अरेंजमेंट हुआ है। बचा हमारे पास 10 कार्बन यहाँ पर ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट के फॉर्म में। ओके, अब जो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोहेप्टुलेज 5 फॉस्फेट आपस में कंडेंस होगा और आपस में जब कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होने के बाद फिर से 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। पहला है आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और दूसरा है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। दोनों का कितना कितना मोल बना है, 2-2 मोल दोनों का बना है। और इसमें जो एंजाइम का यूज हो रहा है उस एंजाइम का नाम है ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम। ट्रांस एल्डोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट बना है। दो मोल क्या बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मोल क्या बना है एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड है और ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि इसमें हेल्प करता है। और इसमें जो एंजाइम हेल्प हो रहा है उसका नाम है हेक्सो आइसोमरेज। तो ये इस तरीके से ये एक दूसरे का आइसोमर है, इसलिए यहाँ पर हेक्सोस, क्योंकि हेक्सोस का कार्बन का 6 कार्बन का इसलिए हेक्सोस, और एक दूसरे के क्या है आइसोमर है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ये यहाँ तक इस तरीके से ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से इसका जो लास्ट प्रोडक्ट बना है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, बचा हमारे पास क्या है 2 मॉलिक्यूल एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि कितने कार्बन का है टोटल 8 कार्बन का होती है। ये 2 मॉलिक्यूल एरिथ्रोज यानी कि 4 कार्बन, तो टोटल कितना कार्बन कंपाउंड है ये 8 यानी कि 8 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे पास बचा है ज़ैलूलोज का 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल हो गया। तो 10 कार्बन यहाँ पर हो गया और 4 दूनी 8 कार्बन यहाँ पर हुआ, तो टोटल कितना कार्बन हुआ है 18 यानी कि 18 कार्बन इस तरीके से बचा हुआ है। अब देखिए 18 कार्बन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ओके, अब ये यहाँ से क्या होगा 2 मॉलिक्यूल ज़ैलूलोज और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट आपस में क्या होगा कंडेंस होगा। और जब ये आपस में कंडेंस होगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा 2 मोल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मोल ऑफ ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, और इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वापस अगेन से कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का यूज यहाँ पर हो रहा है। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस क्या बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की 2 मॉलिक्यूल बन रहा है जो कि हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। ओके, इस तरीके से ये 6 कार्बन इस तरीके से अरेंज हो गया है, स्टेबल हो गया है। बचा हमारे पास क्या है 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मोल यहाँ पर है, तो 1 मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और इसके पास 1 मॉलिक्यूल और ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचा है। जो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब DHAP बनेगा तो उसमें जो एंजाइम का यूज होता है उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ओके, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनेगा ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से DHAP बनेगा। अब जो DHAP होती है DHAP और यहाँ पर बचा 1 मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये आपस में क्या होगा ये दोनों क्या होगा आपस में कंडेंस होगा। और जब ये आपस में कंडेंस होगा तो इसमें बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा क्योंकि दोनों के पास 2 फॉस्फेट है, तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट होगा। जो फ्रक्टोज है उसके एक पहला कार्बन और 6वां कार्बन पे क्या होगा फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होगा। तो इस तरीके से DHAP और ग्लिसरीएल्डिहाइड आपस में कंडेंस होकर के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाएगा। और
जब DHAP फ्रक्टोज 1,6 में कन्वर्ट होगा तो इसमें जो एंजाइम होता है उसका नाम है, यानी कि ये जब आपस में कंडेंस होगा तो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है ट्रांस एल्डोलेस। आप देख रहे हो कि जो ट्रांस एल्डोलेस और ट्रांस कीटोलेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जो कि इस कार्बन का इंटर कन्वर्जन कराने में हेल्प करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से स्टेप्स में ट्रांस कीटोलेस यूज हो रहा है, कौन से स्टेप्स में ट्रांस एल्डोलेस यूज हो रहा है। ओके, इसका एक शॉर्ट नोट आप बना के रख सकते हो। तो ये इस तरीके से इसका कंडेंसेशन हुआ तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना है। जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट वापस क्या होगा, इसका जब ये पाथवे जब रन होगा आगे की तरफ तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट होगा, यानी कि यहाँ से एक फॉस्फेट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस स्टेप्स में एक मॉलिक्यूल वाटर का यूज होता है और वाटर का यूज के साथ यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल फॉस्फेट क्या होगा, ये बाहर रिमूव हो जाएगा या बाहर निकल जाएगा। इस स्टेप्स में जो एंजाइम का यूज होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को बाहर कर देना। ओके, इस तरीके से ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें जो एंजाइम लगता है उसका नाम है हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये मैकेनिज्म होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। ओके, इस पूरे पाथवे में क्या क्या बना हुआ है नोट करके आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताया हूँ, इस पूरे पाथवे में 12 मॉलिक्यूल NADPH का फॉर्मेशन होता है और 6 मॉलिक्यूल CO2 का लॉस होता है। ओके, और ये जो पाथवे होते हैं मैं पहले बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के फैटी एसिड में बहुत हेल्प करता है ये। ओके, तो इस तरीके से हम देखे हैं कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में टोटल 36 कार्बन का यूज हो रहा था, उसमें से 6 कार्बन CO2 के फॉर्म में लॉस हो गया है। बचा जो हमारा और 30 कार्बन था, वो 30 कार्बन क्या हो गया है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, कहाँ से, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में कार्बन का इंटर कन्वर्जन हुआ है और इंटर कन्वर्जन के थ्रू क्या क्या बने हैं, ये वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ये 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इस तरीके से 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वापस ये कन्वर्ट हो गए हैं। देखिए 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ बना है, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर बना है और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस तरीके से बना है। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन बना हुआ है। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वापस से ये क्या कर सकते हैं, PPP को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये टोटल 5 जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होती है 6 कार्बन कंपाउंड होती है, तो इस तरीके से ये 5 मोल क्या बने हैं, 5 मोल क्या बने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। इस तरीके से 30 कार्बन का जो अरेंजमेंट होती है वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में इस तरीके से अरेंज हो रहा है। ओके, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।